दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। इस घटना में 2002 से लेकर 2004 के बीच लगभग 130 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, जिनमें से ज़्यादातर ट्रक और टैक्सी के ड्राइवर थे। ये समय यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों के ड्राइवरों के लिए काल बना हुआ था। खौफ इस तरह फैला हुआ था कि ड्राइवरों को हमेशा यही लगता था कि पता नहीं कब, कौन और कहाँ उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। इसी डर से उन्होंने अपने साथ अपनी गाड़ी में करीबी दोस्त या रिश्तेदार को भी बिठाना शुरू कर दिया ताकि सुरक्षा कुछ तो मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों ड्राइवरों को जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था? कौन था इसके पीछे? कोई इंसान या शैतान? इतने लोगों, इतने ड्राइवरों की हत्या के पीछे उसका क्या मकसद था? चलिए आज मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो इस घटना की शुरुआत होती है फरवरी 2002 से। हरियाणा, गुरुग्राम, उस समय का गुड़गांव। ये सर्दियों का समय था। गुड़गांव का एक बस स्टेशन, जहां बसों के अलावा कई प्राइवेट टैक्सियां भी होती हैं। वहां नरेश भी अपनी टाटा सूमो के साथ किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई पैसेंजर आए और आज के धंधे पाने की शुरुआत हो। पिछले कई दिनों से उसकी गाड़ी बस टर्मिनस पर ऐसे ही खड़ी हुई थी। कोई सवारी नहीं, कोई लंबी दूरी की बुकिंग नहीं, इसलिए वो थोड़ा परेशान भी था। कुछ देर बाद वहाँ एक यात्री आता है और नरेश की गाड़ी बुक करता है। बात तय होती है और नरेश अपनी जान पहचान के किसी व्यक्ति को बताता है कि वो सवारी लेकर यूपी के बरेली जा रहा है। इसके बाद एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, लेकिन ना तो नरेश वापस आता है और ना ही उसका फ़ोन आता है। इससे परेशान होकर नरेश का भाई रामनिवास गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाता है कि नरेश टाटा सूमो सहित लापता है। लेकिन नरेश का कभी कोई पता नहीं चलता। इसी तरह एक और घटना, जिसमें अलवर बस स्टैंड पर कमल सिंह, जो प्राइवेट टैक्सी चलाता था, वो पूरी दोपहर सवारी का इंतजार करता रहा, इस बात से अनजान कि 2 आंखें लगातार उस पर ही गड़ी हुई हैं। जब शाम को वो अपने घर जाने वाला ही था कि अचानक एक आदमी आता है और अलीगढ़ के लिए टैक्सी बुक करता है। इसके बाद कमल सिंह उस सवारी को बैठाकर अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन बाद में ना तो कमल सिंह का पता चलता है और ना ही उसकी गाड़ी का। और इसी तरह एक के बाद एक 21 ड्राइवर और उनकी गाड़ियां रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, जयपुर, अलवर और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कोई अनजान यात्री गाड़ियां बुक करवाता और उसके बाद ना तो गाड़ी का पता चलता और ना ही ड्राइवर का। ड्राइवरों के परिवार के लोग, रिश्तेदार थानों में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे लगभग 25 से अधिक मामले दर्ज हुए। लेकिन जब घटना को ज़्यादा समय बीत जाता और गुमशुदा व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता, तब ज़्यादातर केसों की फाइलें बंद कर दी जाती। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि अधिकतर मामले जीआरपी थानों में दर्ज हो रहे थे, जो रेलवे पुलिस का क्षेत्र होता है। क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर अपनी गाड़ियों सहित रेलवे या बस स्टैंड पर ही मिलते हैं, इसलिए मामले जीआरपी थानों में दर्ज हुए। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस किसी को नहीं खोज पाई। सच बात तो यह है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिशें की होती तो उन्हें यूपी या कम से कम राजस्थान के जिलों के जीआरपी थानों से यह तो पता चल जाता कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बाद इन घटनाओं का खौफ जल्दी ही पूरे क्षेत्र में फैल गया। ज़्यादातर ड्राइवर सुनसान इलाकों में अनजान यात्रियों को ले जाने से डरने लगे, खासकर ऐसे यात्रियों को जो केवल आदमी हो, औरतें या बच्चे नहीं। इसके अलावा आप किराए की गाड़ी में ड्राइवर के साथ उनका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार भी होता, ताकि सुरक्षा बनी रहे और अकेला जानकर वो रहस्यमय कातिल वारदात को अंजाम ना दे सके। अब जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सन 2004 की है। 2004 की एक दोपहर एक यात्री ने जयपुर जंक्शन से एक टाटा सूमो गाड़ी किराए पर ली। यह गाड़ी चांद खां की थी। यात्री को हापुड़ जाना था और अपनी पत्नी और बच्चों को वापस जयपुर लाना था। जब वो यात्री गाड़ी में बैठा, तब जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर ड्राइवर सुरक्षा के लिए अपने साथ किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी बिठाने लगे थे। इसलिए चांद खां ने अपने भाई शराफत खां को बुला लिया। शराफत खां को देखकर उस यात्री ने चांद खां से पूछा कि क्या इन्हें भी हापुड़ जाना है। तब चांद खां ने कहा कि शायद आपको पता नहीं कि यहाँ टैक्सी ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए अब टैक्सियों में 2 लोग ही चलते हैं, चाहे आप किसी भी टैक्सी को बुक करवा लें। यह सुनकर वो यात्री कुछ बेचैन सा दिखाई देने लगा। पहले वो गाड़ी से उतरा
लेकिन फिर वापस बैठ गया। उस यात्री की बुकिंग मुकेश नाम से की गई थी, जिसे अपनी पत्नी और बच्चों को हापुड़ से वापस लाना था। तीनों चल पड़े और जब ये दौसा जिले में पहुंचे तब चांद खां ने अचानक गाड़ी रोक दी। यात्री ने पूछा कि क्या हुआ, तो चांद खां ने कहा कि मैं अभी आया। पास ही एक एसटीडी बूथ था। चांद खां वहां चला गया। फिर उसका भाई भी गाड़ी से उतरा और चांद खां के पास चला गया। यह देखकर यात्री को अजीब महसूस हुआ और दोनों भाइयों के वापस आने के बाद वो भी गाड़ी से उतरा और उसी एसटीडी बूथ में किसी को फ़ोन करने चला गया। दरअसल चांद खां ने अपने पिता गफ्फार खां को फ़ोन करके बताया था कि वो और उसका भाई सवारी लेकर हापुड़ जा रहे हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन उस यात्री ने किसे फ़ोन लगाया था ये उसके सिवा कोई नहीं जानता था। 2 दिनों के बाद भी जब दोनों टैक्सी ड्राइवर भाई घर नहीं पहुंचे तो गफ्फार खान को घबराहट होने लगी। वो पुलिस थाने में अपने बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया। रिपोर्ट लिखी गई और उसे घर वापस भेज दिया गया। कुछ दिनों तक दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन यूपी के एटा जिले के एक पुलिस थाने में फ़ोन आता है कि गंग नहर में 2 शत-विशत लाशें मिली हैं। पुलिस वहां पहुंची और लाशों को बाहर निकलवाया। लाशें इतनी बुरी तरह से शत-विशत थी कि उनकी पहचान नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उन लाशों को मगरमच्छ ने खाया हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि गंग नहर यूपी के एटा जिले के पास है और पास ही हज़ारा नहर भी है, जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं। पुलिस 2 दिनों तक इंतज़ार करती रही कि कोई गुमशुदगी दर्ज करवाने आए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो पुलिस ने लाशों के पास से जो भी सामान था वो बरामद किया और उन्हें अपने पास रखकर उन शवों का दाह संस्कार करवा दिया। यहाँ गफ्फार खान कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाता रहा और उसने पुलिस को यही बात बताई कि जब मेरे बेटों का फ़ोन आया था तब आखिरी बात यही थी कि हम लोग हापुड़ जा रहे हैं। अब पुलिस के पास कम से कम एक संदिग्ध लोकेशन थी जहाँ से फ़ोन किया गया था। पुलिस की एक टीम दौसा पहुँचती है और उस एसटीडी पीसीओ को ढूंढ निकालती है जहाँ से गफ्फार खान को फ़ोन किया गया था। जब एसटीडी बूथ वाले से पूछताछ हुई, कॉल रजिस्टर चेक किया गया, तब बूथ वाले ने बताया कि 2 लोगों ने गफ्फार खान को फ़ोन किया था और उसके तुरंत बाद एक और आदमी आया था जिसने यूपी के कासमपुर में फ़ोन किया था। उस अनजान आदमी ने जिस नंबर पर कॉल किया था, दरअसल वो यूपी के कासमपुर की एक चाय वाली महिला का नंबर था। पुलिस कासमपुर पहुंची, वहां उस महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके रिश्तेदारों उदयवीर और राजू से बात करने के लिए किसी डॉक्टर देवेंद्र का फ़ोन आया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि अलीगढ़ के रहने वाले उदयवीर और राजू डॉक्टर देवेंद्र के दोस्त थे। फिर पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू की। यहाँ पुलिस की अब 2 टीमें थीं, एक जो इन दोनों की तलाश कर रही थी और दूसरी वो जिन्हें शत-विशत लाशें मिली थी। तो दूसरी वाली टीम ने उन लाशों के पास से जो भी सामान बरामद हुआ था, घड़ी या दूसरी चीज़ें, उन्हें अपनी कस्टडी में लिया। इसके बाद जब दोनों टीमों का संपर्क हुआ तब गफ्फार खान को एटा ले जाया गया। एटा में संबंधित थाने में जब गफ्फार खान को वो घड़ी दिखाई गई तो वो तुरंत ही पहचान गया कि ये उसके बेटे चांद खां की है। वो दोनों लाशें जिनका दाह संस्कार किया गया था चांद खां और शराफत खां की थी। इसके बाद ही यानी लाशें मिलने के बाद ही जीआरपी द्वारा गुमशुदगी की जगह हत्या का केस दर्ज किया गया। वहाँ उस समय के जो डीआईजी थे उन्होंने जीआरपी के थाना अध्यक्ष से कहा कि आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों की एक टीम बनाइए और पता लगाइए कि ये लाशें गंग नहर में कैसे पहुंची और इसके साथ ये घटना कहाँ हुई। इसकी पूरी डिटेल में जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद उदयवीर और राजू का पता लगा जो अलीगढ़ के रहने वाले थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस यात्री ने उस गाड़ी को बुक किया था उसका नाम डॉक्टर देवेंद्र है, जो इस समय यूपी के किसी जेल में बंद है। उसे किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो शायद हाथरस की जेल में बंद है। पुलिस की टीम हाथरस जेल में डॉक्टर देवेंद्र से पूछताछ करने पहुंच गई। डॉक्टर देवेंद्र ने पुलिस की टीम से कहा कि आपको किसी ने गलत खबर दी है, मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ। और उसने ये भी बताया कि दरअसल कुछ लोग हैं जो मुझे फंसाना चाहते हैं और उसने अलीगढ़ के रहने वाले 2 लोगों का नाम ले दिया जिससे कि उसकी पुरानी दुश्मनी थी। उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने ही वो हत्याएं की हैं जिनके बारे में आप लोग मुझसे पूछताछ के लिए आए हैं। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम, तो डॉक्टर देवेंद्र ने एक झूठी कहानी बता दी और हैरानी की बात यह है कि इस कहानी पर पुलिस को यकीन भी हो गया और अलीगढ़ से उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब मामले की पड़ताल आगे बढ़ी और उन दोनों आदमियों से कड़ी पूछताछ की गई, तब भी
उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हत्या कैसे हुई, कहाँ हुई या हत्या क्यों की गई। वो दोनों लगातार यही कहते रहे कि साहब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम निर्दोष हैं। हालांकि उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र से अपनी पुरानी दुश्मनी होने की बात मान ली थी, लेकिन पुलिस ने उनकी किसी भी बात को सच नहीं माना और वो बेचारे जेल में ही रहे। कुछ दिनों के बाद उन दोनों आदमियों ने जेल से ही एक दरख्वास्त भिजवाई कि पुलिस ये न समझे कि असली हत्यारा पकड़ा गया है, पुलिस इस घटना की जांच जारी रखे क्योंकि हम निर्दोष हैं। इसके बाद एक उच्च अधिकारी ने इस दरख्वास्त के आधार पर एक पुलिस टीम बनाई जो जयपुर स्टेशन पहुंची। वहां टैक्सी वाले, पीसीओ वाले, दुकान वाले और चाय वाले जैसे लोगों से वो टीम पूछताछ करती रही और उस संदिग्ध व्यक्ति का एक रफ स्केच बनवा लिया जिसने चांद खा की टैक्सी किराए से ली थी। और यह स्केच डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मेल खा रहा था। अब पुलिस की यह टीम स्केच और बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ फिर से डॉक्टर से पूछताछ करने की तैयारी में थी। तब तक डॉक्टर देवेंद्र और उसके दोनों साथी यानी राजू और उदयवीर जेल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन इसी टीम ने जयपुर में उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ फिर से शुरू की गई। इसके बाद इन तीनों ने पुलिस को जो कहानी बताई वो सच में दिल दहलाने वाली है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पीसीओ से डॉक्टर देवेंद्र ने उदयवीर और राजू को फ़ोन लगाकर गाड़ी का मॉडल और गाड़ी का नंबर बताया था। फिर ये दोनों कासमपुर के पास गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। जब गाड़ी आई तो उन्होंने गाड़ी रुकवा ली। दोनों ड्राइवरों ने डॉक्टर देवेंद्र से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उसने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और इन्हें भी हापुड़ जाना है। पहले ड्राइवरों ने कुछ ना नुकुर की, लेकिन बाद में राजू और उदयवीर भी गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूरी तक चलने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 2 मिनट गाड़ी रोको, हम टॉयलेट करके आते हैं। वो एक सुनसान इलाका था। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही उदयवीर और राजू ने अपने बेल्ट उतारे और आगे बैठे दोनों भाइयों के गले पर कस दिए। कुछ देर तक छटपटाने के बाद दोनों भाइयों की मौत हो गई। फिर उनके शवों को गाड़ी की डिक्की में रखकर ये तीनों डॉक्टर देवेंद्र के किसी कज़न के यहाँ पहुंचे और रात भर वहीं रुके रहे। सुबह ये गाड़ी लेकर वहाँ से चले और दोनों शवों को हज़ारा नहर में फेंक दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हज़ारा नहर में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों ने शवों को शत-विशत तो कर दिया, लेकिन पूरी तरह से खाया नहीं और दोनों शव बहकर गंग नहर में पहुंच गए। इन दोनों भाइयों के अलावा डॉक्टर देवेंद्र ने जिनकी भी हत्याएं की थी, लगभग 130 लोगों की, उनमें से ज़्यादातर ड्राइवर्स ही थे और उनके शव भी इसी नहर में फेंके गए थे, क्योंकि शवों को मगरमच्छ खा जाते और शव बरामद ना होने पर कोई केस ही नहीं बनता। इसके बाद जिन 2 लोगों को झूठे आरोप में जेल में बंद किया गया था उन्हें छुड़वाया गया और इन तीनों को जेल भेजकर इनके जुर्म की पूरी कुंडली खंगाली जाने लगी, जो इस तरह है। डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि मैंने 1984 में बिहार से BAMS यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर की डिग्री ली। इसके बाद मैंने अपना एक क्लिनिक खोला और उसे लगभग 11 सालों तक चलाया। काफ़ी पैसा भी कमाया। इसके बाद दौर बदला, ज़माना बदला, गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंपों की ज़रूरत पड़ने लगी। इस दौरान एक घोटाला भी हुआ था जिसे पेट्रोल पंप एलोकेशन स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम में डॉक्टर देवेंद्र ने 11 लाख रुपए लगाए थे, इस उम्मीद में कि उसे पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और उसके 11 लाख रुपए डूब गए। इस धोखे से डॉक्टर देवेंद्र बहुत परेशान हुआ और इसकी भरपाई करने के लिए उसने भी फर्जीवाड़ा करने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने एक फर्जी गैस एजेंसी खोली और इसने घर वालों को यह बता रखा था कि मुझे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन जब धोखाधड़ी हुई तो इसने घर वालों से सब कुछ छुपा लिया और फर्जी गैस एजेंसी खोलकर यह बता दिया कि पेट्रोल पंप का तो नहीं, लेकिन गैस एजेंसी का लाइसेंस मुझे मिल गया है। अब परेशानी की बात यह थी कि इस एजेंसी में ना तो गैस सिलेंडर थे और ना ही इसके पास पैसा। इसीलिए डॉक्टर देवेंद्र ने उसी समय किडनी बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। इसके लिए उसने गुड़गांव, दिल्ली और दूसरी जगहों पर डॉक्टरों से संपर्क करना शुरू किया और कुछ ही समय में लगभग 150 किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध करवा दी। ज़्यादातर किडनियाँ टैक्सी ड्राइवरों, मजदूरों, भिखारियों या ऐसे ही लोगों की होती और किडनी निकालते समय यदि किसी की मौत हो जाती या कोई धमकी देता तो उसकी भी हत्या करके वो उसे गंग नहर में फेंक देता और हर एक किडनी के उसे लगभग 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक मिल रहे थे। धीरे धीरे यही उसका धंधा भी बन गया और जिन भी टैक्सियों को वो लूटता वो उन्हें मेरठ में जाकर डिसमेंटल करवा देता यानी कटवा देता। टैक्सी का हर पार्ट अलग
और हर टैक्सी के बदले उसे 25 से लेकर 30,000 रुपये तक अलग से मिल जाते। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजू और उदयवीर से हुई, जो अलीगढ़ के रहने वाले थे और छोटी मोटी चोरी जैसे गैस सिलेंडर वगैरह की चोरी करते थे। अब तक जो गैस एजेंसी पहले खोली थी वो तो डूब चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र किडनियाँ निकालने और हत्याएं करने में व्यस्त था। फिर उसने इसी नाम से अलीगढ़ में गैस एजेंसी खोली। वो लखनऊ से सिलेंडर लाता और अलीगढ़ में महंगे दामों पर बेचता। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि यह धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि सिलेंडर बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। इसके बाद जैसा कि हमने देखा, उसकी पहचान अलीगढ़ के दो लोगों से हुई, उदयवीर और राजू। दोनों गैस सिलेंडरों की चोरियां किया करते थे। इन दोनों से उसने बात की और चोरी के गैस सिलेंडर बेचना शुरू कर दिए। लेकिन कभी 4 सिलेंडर, कभी 10, तो कभी 2 ही सिलेंडर चोरी के मिल पाते थे। इसलिए इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम उन ट्रकों को ही लूट लें जिनमें सिलेंडर आते हैं। फिर इन तीनों ने मिलकर कई ट्रक ड्राइवर्स को मौत के घाट उतारा, सिलेंडरों को अपनी एजेंसी पर लाकर बेच दिया और ट्रकों को मेरठ में डिसमेंटल करवा दिया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से मेरठ के सोतीगंज में इस तरह का काम करने वाले लोगों, यानी गाड़ियों को डिसमेंटल करने वाले लोगों की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया गया है। इसके अलावा जब डॉक्टर देवेंद्र से पूछा गया कि तुमने कुल कितनी हत्याएं की हैं, तो उसने कहा 50 तक तो मैंने गिना था, लेकिन उसके बाद गिनना ही छोड़ दिया। इसके बाद जब लोगों को शक हुआ कि यह गैस एजेंसी जो फर्जी है, तब लोगों ने पुलिस में शिकायत करी और फर्जी गैस एजेंसी चलाने के शक में डॉक्टर देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस को यह पता नहीं चला कि इसने कई ड्राइवरों की हत्याएं भी की हैं। इसके बाद पूछताछ में डॉक्टर देवेंद्र, राजू और उदयवीर ने लगभग 130 हत्याएं करने की बात स्वीकार की, जिनमें से 7 में उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है और बाकी में लाशों के बरामद ना होने के कारण मामला अभी भी जारी है। तो आपने देखा कि लालच किस तरह इंसान को शैतान में बदल देता है। इसी के साथ इस घटना को हम समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर।